हेलो स्टूडेंट्स, आई थिंक कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने 11th क्लास में बिजनेस स्टडी में कंपनी के बारे में पढ़ा है। अंश पूंजी वाली कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनीज के बारे में पढ़ा है। और अब 12th क्लास अकाउंटेंसी में कंपनीज के अकाउंटिंग कैसे की जाती है उसके बारे में पढ़ना है। और ये कंपनी जो चैप्टर है, कंपनी का जो ये पार्ट है अकाउंट्स, आपका पार्टनरशिप और कंपनी, पार्टनरशिप तो कंप्लीट कर लिया है हम लोगों ने। अब जो कंपनी का जो पार्ट है उसमें जो सबसे बेसिक चीज़ है जहाँ से कहें कि अकाउंटिंग स्टार्ट होती है, वो है हमारा इशू ऑफ शेयर्स। कंपनी के बारे में तो आप लोग ऑलरेडी जानते ही हो कि कंपनी क्या होता है। और कंपनी के शेयर्स को थोड़ा समझ लीजिए। कंपनी की जो टोटल कैपिटल होती है, जो कुल पूंजी होती है, उस पूंजी को जब छोटे छोटे भागों में, एक समान छोटे भागों में विभाजित कर दिया जाता है, इक्वली स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो वही कंपनी का शेयर्स कहलाता है। इशू ऑफ शेयर्स, जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी होती है, उसे जब बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है तो कंपनी अपने शेयर्स को इशू करके मार्केट से भी शेयर्स के माध्यम से पैसे इकट्ठा कर सकती है। लेकिन ये इतना इजी प्रोसेस नहीं होता कि बिल्कुल भी कोई भी कंपनी आए और उसके शेयर्स आराम से मार्केट में सेल हो जाएंगे, हर कोई इसको खरीद लेगा। इसका पूरा एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है और ये भी एक कंपनी के लिए बड़ा ही चैलेंजिंग काम होता है। खैर, हम लोग तो पढ़ते हैं इशू ऑफ शेयर्स। कोई कंपनी, किसी कंपनी को जब शेयर्स इशू करने होते हैं तो उसका फर्स्ट स्टेप, जो पहला कदम होता है, वो क्या होता है? वो है इशूइंग प्रोस्पेक्टस, प्रविवरण जारी करना। ये प्रविवरण क्या होता है भाई? देखिए, जैसे आप लोग स्कूल कॉलेज में एडमिशन के लिए जाते हो तो वहाँ क्या करते हो? वहाँ पे जब आप काउंटर से फॉर्म मांगते हो तो उसके साथ आपको एक प्रोस्पेक्टस मिलता है ना, जिसमें स्कूल के बारे में, उसके कोर्सेज के बारे में और पूरा संपूर्ण टोटल डिटेल होता है उस स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के बारे में। उसी तरह से ये जो प्रोस्पेक्टस होता है, जो कंपनी का प्रोस्पेक्टस होता है, इस प्रोस्पेक्टस में, कंपनी के प्रोस्पेक्टस में जनरली कंपनी से रिलेटेड सारी चीज़ें दी हुई होती हैं। कंपनी का गोल क्या है, कंपनी की टोटल कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है, कंपनी क्या बिजनेस करेगी, और वो सारी इंफॉर्मेशन होती है जो कि एक शेयर होल्डर जानना चाहता है कंपनी के बारे में। तो आई थिंक कि प्रोस्पेक्टस क्या है वो आप समझ गए। तो कंपनी का जो पहला स्टेप होता है, जो फर्स्ट स्टेप होता है, कि वो उसको होता है कि एक अच्छा सा प्रोस्पेक्टस रेडी करना। उसमें कुछ भी गलत चीज़ें नहीं लिखी होनी चाहिए। कंपनी रियल में जो काम कर रही है या जो काम करेगी, जिस पर्पज से कंपनी की स्थापना हुई है, वही चीज़ें होनी चाहिए, बिल्कुल सही सही होनी चाहिए। जब प्रोस्पेक्टस रेडी हो जाता है तो इन प्रोस्पेक्टस के माध्यम से कंपनी अपने शेयर्स को बेचने के लिए, यानी इसको सेल करने के लिए, उसको मार्केट में इशू करती है। जो लोग कंपनी के शेयर्स में इंटरेस्टेड होते हैं वो प्रोस्पेक्टस को देखते हैं। उसको, अगर उनको कंपनी के रूल रेगुलेशंस, टर्म कंडीशंस, शेयर्स के और डिविडेंड वगैरह के, उनको सब कुछ अगर अच्छे लगते हैं कि हाँ, इस कंपनी में अगर हम पैसे लगाते हैं तो हमें प्रॉफिट होगा। शेयर मार्केट एक ऐसा है ना कि इसमें काफ़ी अप एंड डाउन होता है, तो पब्लिक इसमें पैसे लगाने से पहले ना बहुत सोचती है। अगर उसे लगता है कि नहीं, इस कंपनी का फ्यूचर अच्छा है, इसमें ये अच्छा प्रोजेक्ट लेके आ रही है, अच्छा काम करेगी, चाहे बेशक वो नई कंपनी हो या पुरानी, ये मैटर नहीं करता, बट उसका प्रोजेक्ट क्या है, उसका फ्यूचर क्या होगा, वो देखती है, तब उस पर पैसे इन्वेस्ट करती है। यहाँ इशू प्रोस्पेक्टस इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जो शेयर होल्डर है वो इसी प्रोस्पेक्टस को देख के कंपनी का शेयर परचेज करते हैं। अब जब पब्लिक ने प्रोस्पेक्टस को देख के शेयर्स को परचेज करने का सोच लिया कि हाँ, शेयर परचेज करना है, तो उसके लिए वो क्या करेंगे? उस प्रोस्पेक्टस में जो फॉर्म होता है, एप्लीकेशन होता है, फॉर्म होता है, उसको फिल करके सबमिट करेंगे। कंपनी के पास एप्लीकेशन पहुंचेगा और उसके साथ जो एप्लीकेशन अमाउंट होता है वो भी सबमिट करना पड़ता है, वो भी जमा करना पड़ता है। उसके बाद कंपनी देखेगी कि ये सेकेंड स्टेप हो गया हमारा, रिसीविंग एप्लीकेशन। कंपनी के पास एप्लीकेशन आया। अब कंपनी ये देखती है कि उसने कितने एप्लीकेशन जारी किए थे, कितने एप्लीकेशन शेयर्स को सेल करने के लिए, कितना शेयर इशू किया था मार्केट में और कितने एप्लीकेशन आए। कभी कभी क्या होता है कि मान लो कि कंपनी ने 100 रुपीज
इस शेयर के अकॉर्डिंग कंपनी ने 10,000 शेयर मार्केट में इशू किए थे, यानी उसके पास नंबर ऑफ शेयर कितने थे? 10,000, 10,000। और हो सकता है कि शेयर्स परचेज करने के लिए 11,000 एप्लीकेशन आ जाए या 10,000 से कम आए, ऐसा भी कंडीशन हो सकता है। लेकिन जो भी कंडीशन होगी, एप्लीकेशन के साथ एप्लीकेशन मनी तो आएगी ही आएगी। उसके बाद कंपनी एप्लीकेशन को देखने के बाद ये डिसाइड करती है कि किसको कितना शेयर अलॉट करना है, किसको कितने अंश आवंटित करने हैं। और जब कंपनी डिसाइड कर लेती है तो अपने शेयर होल्डर्स को एक सर्टिफिकेट देती है और उनको इंफॉर्मेशन देती है कि आपको इतने शेयर इश्यू कर दिए गए, अब आपको इतने अंश जारी कर दिए गए हैं। और जब कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को शेयर आवंटित करती है यानी अलॉट करती है, तो फिर अलॉटमेंट अमाउंट की भी डिमांड करती है। और उसके बाद अगर जैसा कंपनी को आवश्यकता होती है तो फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल करके बीच बीच में याचनाएं करती हैं। इसका मतलब फिर से एक बार मैं आपको बता दूं, देखिए जब एप्लीकेशन के साथ कंपनी कुछ पैसे लेती है, कुछ अमाउंट लेती है, जैसे एक शेयर का दाम मैंने बताया कि 100 रुपीज अगर रखा है, तो कंपनी पूरा 100 रुपीज कभी भी शेयर्स के साथ जनरली नहीं लेती है। कुछ कंडीशंस में कुछ आपको ऐसे प्रॉब्लम्स मिलेंगे जहां एप्लीकेशन के साथ ही फुल पेमेंट ले लिया जाता है, बट आपको बहुत सारे ऐसे भी वर्ड प्रॉब्लम्स करने होंगे जहां ये एक साथ नहीं आके पार्टली पेमेंट में लेती है। तो कंपनी क्या करती है कि 100 रुपीज का जो एक शेयर है, 100 रुपीज को एक साथ ना लेकर, कई बार तो अगर पूरा फुल एंड फाइनल पेमेंट लेगी एप्लीकेशन के साथ तो वो भी हो सकता है। बट जनरली कंपनी क्या करती है कि एप्लीकेशन के साथ 25%, 20% ले सकती है। ये कम से कम उसको 5% तो होने चाहिए, 5% से कम नहीं लेगी, मिनिमम 5% होने चाहिए। एप्लीकेशन अमाउंट ले लेगी, फिर 125 एप्लीकेशन पे ले लिया, 25 रुपीज अलॉटमेंट पे ले लिया, फिर उसके बाद जैसे जैसे उसको आवश्यकता लगी वैसे फर्स्ट कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल या थर्ड कॉल ऐसे करके कंपनी उनसे ले सकती है। तो ये तो मैंने आपको बताया कि शेयर्स इशू करने के क्या स्टेप्स हैं। पहले प्रोस्पेक्टस है, फिर एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट और देन आफ्टर मेकिंग कॉल्स। ओके स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया कि इस शेयर्स के लिए जो एप्लीकेशन आते हैं उसके दो कंडीशंस हो सकते हैं कि कभी एप्लीकेशन अधिक आए, कभी एप्लीकेशन कम आ सकते हैं, कभी कंपनी ने जितने इशू किए उससे भी अधिक आ गए। तो वैसी कंडीशंस में जब एप्लीकेशन अधिक आ जाता है तो कई बार कंपनी को एप्लीकेशन के जो अमाउंट होते हैं वो रिटर्न भी करने पड़ते हैं, जब बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन आ जाता है तो। या कभी कभी कंपनी क्या करती है कि उनको एक रेशियो में शेयर इशू कर देती है और उसके पैसे आगे उनको एडजस्ट कर देती है। इशू, नेक्स्ट चीज समझिए, इशू ऑफ शेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर वैल्यू, अंशों का निर्गमन अंशों के मूल्य के आधार पर। ये क्या बात चीज है? अंशों का निर्गमन, जैसे हमने कहा कि 100 रुपीज वाला जो शेयर है उसको अगर 100 में ही मार्केट में सेल करे, उसका जो अंकित मूल्य है यानी उसका जो कहें कि उसका जो रजिस्टर्ड, जो प्रिंटेड उसका जो रेट है, रजिस्टर्ड रेट है वो, और जो उसको जिस रेट पर उसको सेल कर रहे हैं दोनों ही इक्वल है, तो उसको हम कहेंगे कि इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार यानी अंशों का समूल्य पे निर्गमन। और अगर कभी कभी क्या होता है कि 100 रुपए वाला शेयर 110 रुपए में, 120 रुपए में या 105 रुपए में बेचा जा रहा है, यानी कि जो उसके रजिस्टर्ड, जो उसका प्रिंट है, रजिस्टर्ड रेट जो है उसका शेयर्स का, उससे उसको अधिक मूल्य पे बेचा जा रहा है, उससे अधिक प्राइस पे बेचा जा रहा है, सेल किया जा रहा है, तो उसे कहते हैं कि शेयर्स इशू एट प्रीमियम। अंशों को किस पे? प्रीमियम पर अंशों का निर्गमन किया जा रहा है। कभी कभी कुछ बच्चे पूछते थे मैम डिस्काउंट पे नहीं किया जा सकता है। देखिए जनरली डिस्काउंट पे कोई कंपनी शेयर्स को इशू नहीं करती है। डिस्काउंट पे इशू करेगी तो उसके ऑथराइज्ड कैपिटल, इशू कैपिटल ये उसके कम हो जाएंगे, इसलिए कोई कंपनी जनरली नहीं करती है। ऐसा कुछ कंडीशंस में कर सकते हैं, अगर जब वो अपने जो उनके जो एम्प्लॉय हैं या उनके ही डायरेक्टर मेंबर्स में से किसी को अगर उनको इशू करना है तो उसमें उसके लिए कुछ अलग कंडीशंस हैं, उसमें वो उनको
इशू कर सकते हैं, बट जनरली कंपनी या तो उसके जो इक्वल प्राइस पे या फिर प्रीमियम पे ही इशू करती है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि इसकी जनरल एंट्री कैसे करते हैं। स्टूडेंट्स, आप समझिए कि शेयर्स कंपनी के ने शेयर इशू करने के लिए या इशू किया है या एप्लीकेशन आए हैं, तो उन सब का अकाउंटिंग, उनके टर्म्स क्या है, कैसे उसकी सबसे जो फर्स्ट स्टेप होता है अकाउंटिंग का जनरल, तो जनरल में उसकी एंट्रीज कैसे की जाएंगी। तो सबसे मान लीजिए इसको सपोज कि कई बार क्या होता है कि कंपनी ने पूरा फुल पेमेंट एक साथ ले लिया, एप्लीकेशन के साथ ही पूरा पैसा ले लिया, और जितना कंपनी ने शेयर इशू किया था पूरा पेमेंट एक साथ आ गया, फुल पेमेंट एक साथ आया और एप्लीकेशन के साथ ही कंपनी ने पूरा पेमेंट ले लिया है। तो देखिए, एप्लीकेशन के साथ ही कंपनी ने पूरा लिया, तो सबसे पहली जो उसकी एंट्री होगी वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट। अगर इन द केस ऑफ कि एप्लीकेशन के टाइम में फुल पेमेंट कंपनी ने ले लिया है, जनरली ऐसे क्वेश्चन आपको कम रहेंगे, एप्लीकेशन के साथ फिर अलॉटमेंट, ऐसे पार्ट पार्ट पे में कंपनी पेमेंट लेती है। बट अगर इन केस अगर ऐसा है तो हम लोग क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। जब फुल पेमेंट एक साथ लेगी तो, और उसके बाद जो सेकंड स्टेप इसमें होगा, कंपनी को सपोज कि फुल पेमेंट पूरा मिली गया, एप्लीकेशन के साथ ही पूरा आ गया है, तब तो हो जाएगा उसके बाद शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इसको डेबिट करेंगे और शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। बट ऐसा जनरली कम केसेस में होते हैं। जनरली कंपनी क्या करती है कि कंपनी क्या करेगी, कुछ अमाउंट तो उसने, अगर उसके 100 रुपीज ईच शेयर रखा है उसने, ईच शेयर का कॉस्ट उसने, ईच शेयर उसने 100 रुपीज रखा है, तो जनरली वो क्या करेगी कि वो फर्स्ट स्टेप में एप्लीकेशन के साथ सपोज उसने 25 रुपीज ले लिया। फिर जब कंपनी ने आपको शेयर उसने अलॉट किया, अलॉटमेंट के टाइम फिर कंपनी कहेगी कि जब अब आपको शेयर इशू किए जा रहे हैं, अलॉट किए जा रहे हैं, अब 25 रुपीज पर शेयर के अकॉर्डिंग अब फिर से आप डिपॉजिट करो कंपनी के अकाउंट में, फिर से उसको जमा कराओ। फिर कंपनी जब आपको शेयर अलॉट हो गए, भाई शेयर होल्डर सेटिस्फाइड हो गए कि हाँ अब हमें शेयर मिल गया, तब कंपनी को फिर बीच में कुछ टाइम्स के बाद फिर कंपनी क्या करेगी, वो प्रथम याचना यानी कि फर्स्ट कॉल करेगी। फर्स्ट कॉल में ये कुछ भी कंपनी अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकती है कि उसे कितना लेना है। सपोज मैंने रखा है कि इधर 30 रुपीज कंपनी ने फर्स्ट कॉल पे मांगा और उसने 4 स्टेप लिया, सेकेंड एंड फाइनल कॉल किया कंपनी ने और कहा कि 20 रुपीज दे दो, अब ये पूरे आपके 100 रुपीज हो गए। ये जरूरी नहीं है कि कंपनी अपने लाइफ में ये पूरे सारे फुल पेमेंट ले ही ले। कभी कभी कंपनी क्या होता है कि एप्लीकेशन ले लिया, अलॉटमेंट ले लिया, फर्स्ट कॉल ले लिया और सेकंड कॉल को उसने अपने फ्यूचर के लिए रखा हुआ है, इसका नहीं लिया है, अमाउंट नहीं लिया। ऐसा भी कहीं कहीं किसी आपको क्वेश्चंस में मिलेंगे। बट ये तो मैंने वो कंडीशन बताया जनरल के जब एप्लीकेशन के साथ ही फुल पेमेंट आ जाते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि जब कंपनी पूरा पेमेंट एक साथ नहीं लेती, एप्लीकेशन के साथ नहीं लेती है, बल्कि कुछ अमाउंट वो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल्स मिलेगी, तब जनरल में उसकी एंट्री क्या होगी। तो स्टूडेंट्स आप समझिए कि जब कंपनी के पास जब भी एप्लीकेशन का अमाउंट आएगा तो यही एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट, ये फर्स्ट एंट्री होगी। शेयर एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव। अब ये हो सकता है कि कंपनी ने केवल एक ही तरह के शेयर इश्यू किए हो, इक्विटी शेयर इश्यू किए हो, समतांश जारी किए हो, या कंपनी इक्विटी और प्रेफरेंस यानी कि समता और पूर्वाधिकार अंश दोनों को ही एक साथ जारी किया हो।
कोई भी कंडीशन कंपनी अप्लाई कर सकती है, या कंपनी केवल इक्विटी भी इशू कर सकती है, इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों इशू कर सकती है। अगर क्वेश्चन में दिया है कि कंपनी ने इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों शेयर को एक साथ इशू किया है, फिर हम लोग क्या करेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट ही रहेगा, और यहाँ पे क्रेडिट में टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट और टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हम लोग मान के चल रहे हैं कि कंपनी ने इक्विटी शेयर इशू किए हैं, तो इक्विटी शेयर्स के लिए मैंने लिख दिया है टू इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन की अमाउंट जब आ जाती है तो उसके बाद एप्लीकेशन अमाउंट को कंपनी के शेयर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। फिर सेकंड एंट्री ये हमको करनी होती है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। देखिए बच्चों, ये समझिए, इक्विटी शेयर्स, जैसे मैंने कहा कि कंपनी कभी कभी दो प्रकार के शेयर एक साथ इशू कर देती है, इक्विटी भी और प्रेफरेंस भी, यानी कि समता अंश भी और पूर्वाधिकार अंश भी। तो जब कंपनी ये दोनों तरह के शेयर्स अगर इशू करेगी तो दोनों के लिए शेयर कैपिटल अकाउंट अलग अलग बनेगा। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट अलग होगा और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट अलग होगा। इसके बाद जब एप्लीकेशन अमाउंट आ गया कंपनी का, कंपनी ने उसको कंपनी के शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, इसके बाद सेकंड स्टेप होता है अलॉटमेंट का। जैसे भी मैंने आपको बताया था कि सेकंड, तो अलॉटमेंट में क्या होता है कि कंपनी आपको एक इन्फॉर्मेशन भेजती है, अपने शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्मेशन भेजती है कि आपको इतने शेयर इशू किए जा रहे हैं और अलॉटमेंट का ये चार्ज है, इसको आप सबमिट कर दें। तो इसलिए अलॉटमेंट की एंट्री के साथ ही उसके अमाउंट नहीं आते। देखिए, इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और अभी क्या रहेगा कि शेयर अलॉटमेंट का जो अमाउंट है वो भी ड्यू रहेगा, वो भी मिला नहीं है, कंपनी ने सिर्फ याचना की है, कॉल्स किए हैं अलॉटमेंट के लिए, उसने बताया है कि आपको अलॉट किए जा रहे हैं, आप इसकी पेमेंट कर दो आप। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट ड्यू, उसकी राशि अभी बकाया है, रिसीव नहीं हुई है वो राशि अमाउंट। और जब अलॉटमेंट का अमाउंट मिल जाएगा तो सेम बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और अब चूंकि इसके अलॉटमेंट का अमाउंट कंपनी के को रिसीव हो गया है, तो अब इसका जो नरेशन लिखेंगे वो लिखेंगे इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव। ये सिंपल है, बहुत सिंपल है, क्योंकि आप लोगों ने 11th क्लास में ऑलरेडी जनरल पढ़ा है, लेजर पढ़ा है, तो आपके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है 12th क्लास स्टूडेंट्स। जैसे आप लोगों ने अलॉटमेंट का किया ना, इसी तरह से फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का करना है। कंपनी क्या करेगी, अलॉटमेंट का कंप्लीट हो जाने के बाद फिर वो अपने जो शेयर होल्डर्स है उनसे फर्स्ट कॉल के लिए बोलेगी। तो पहले बताएगी, इन्फॉर्म करेगी कि आपको फर्स्ट कॉल का ये अमाउंट है, कंपनी में इतने विदिन 15 डेज, विदिन 1 मंथ कंपनी के अकाउंट में सबमिट करने हैं। तो उसके लिए भी सेम यही इसी तरह से एंट्री होगी जैसे अलॉटमेंट का किया है। अगर फर्स्ट कॉल है तो करेंगे फर्स्ट इक्विटी शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट। और अभी कंपनी ने सिर्फ इन्फॉर्म किया है, तो इक्विटी शेयर्स का जो फर्स्ट कॉल का एक अमाउंट रहेगा वो ड्यू रहेगा पहले, और जब शेयर होल्डर्स उसका, या जितने शेयर होल्डर्स जितना अमाउंट उसका सबमिट करेंगे तो उतने से बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, और इक्विटी शेयर्स फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल जो भी रहेगा उसको क्रेडिट करेंगे। तो जनरल बहुत इजी है, जनरल में मुश्किल नहीं होगा, आप समझ गए होंगे।
और स्टूडेंट्स, जनरल करने के जनरल तो अकाउंटिंग का फर्स्ट स्टेप होता है, कंपनी अकाउंट में भी यही है। जनरल के साथ साथ आपने 11th में लेजर भी पढ़ा होगा, तो यहाँ पर भी हम लोगों को कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, कंपनी का शेयर्स कैपिटल अकाउंट ये बनाना पड़ता है। और उसके साथ साथ ही बैलेंस शीट भी इस चैप्टर में हमें करना है, कंपनी का बैलेंस शीट। तो कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट जैसे आपने 11th क्लास में किया है बिल्कुल वैसे ही है। आपके डेबिट साइड में ऑल रिसीव लिखना है और क्रेडिट साइड में जो अगर कुछ कंपनी ने पे किया है तो लिखा जाएगा, अदरवाइज उसको बैलेंस किया जाएगा। बिल्कुल भी मैं आपको बताती हूँ, और आप वीडियो को पूरा देखिएगा, जरूर देखिएगा। क्योंकि अगर जब तक आप पूरा वीडियो देखेंगे नहीं तो क्लियर नहीं होगा। बिल्कुल इजी वे में समझाने की कोशिश कर रही हूँ, हर स्टूडेंट को एक बार में ही समझ में आ जाएगा। स्टूडेंट्स, बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, जैसे आपने 11th क्लास में कैश अकाउंट वगैरह समझा है, बैंक अकाउंट बिल्कुल उसी तरह से है। आपके डेबिट साइड में जो भी अमाउंट रिसीव हो रहा है उसको लिखना है, क्रेडिट साइड में अगर कुछ कंपनी पे कर रही है तो लिखना है, अदरवाइज बैलेंस बस उसको कर देना है हमें। यहाँ डेबिट साइड में कंपनी को क्या रिसीव हो रहा है, एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, यही रिसीव हो रहा है। अगर कंपनी केवल इक्विटीज इशू करती है तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर्स फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर्स सेकंड कॉल, यही रहेगा। अगर कंपनी एक साथ इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों टाइप के शेयर्स इशू करती है तो इक्विटी शेयर्स के साथ साथ यहाँ पर हम लोग अगर जो भी जितने परसेंट का रहेगा, तो सपोज 10% है तो 10% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, ये भी इसके साथ साथ ऐड हो जाएंगे। अलॉटमेंट जब लिखेंगे तो वहां पे प्रेफरेंस शेयर्स अलॉटमेंट वैसे लिखते जाएंगे। फर्स्ट कॉल पे भी प्रेफरेंस शेयर्स फर्स्ट कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल पे भी लिखेंगे टू इक्विटी शेयर्स सेकंड एंड फाइनल कॉल और टू प्रेफरेंस शेयर्स सेकंड एंड फाइनल कॉल। मतलब जो भी अमाउंट कंपनी को रिसीव होगा, या इक्विटी का या प्रेफरेंस का, टोटल्स, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, जो अमाउंट रिसीव हो रहे हैं उन सबको डेबिट साइड में लिखेंगे, उनकी टोटलिंग करेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या कंपनी ने कुछ ऐसे शेयर्स, कोई ऐसा तो नहीं कि कंपनी ने किसी का एप्लीकेशन रिजेक्ट किया है, किसी का पैसा रिटर्न किया है। अगर एप्लीकेशन कुछ लोगों का एप्लीकेशन अधिक आ गए हैं, पैसे रिटर्न किए हैं, तब तो भाई उसको फिर इधर में क्रेडिट साइड में दिखाना पड़ेगा। अगर ऐसे कंडीशंस नहीं है, कंपनी को उतने एप्लीकेशन जितने आए, कंपनी ने उतने सबको इशू किए हैं, तो फिर यहाँ पे बस इसको हम लोग बैलेंस कर लेंगे और जितना इसके टोटलिंग अमाउंट आएगा बैलेंस अमाउंट पे लिखकर हम लोग इधर इसको कर लेंगे। ये तो सिंपल, अगर कंपनी ने जो उनका जो रेट है उसी रेट पे इशू किया, शेयर्स के रेट पे उनको इशू किया है, यानी समूल पे ही निर्गमन किया है अंशों का, तो ये सिंपली बहुत इजी तरीके से होता है। जनरल उसका आपको कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट और बैलेंस शीट भी इजी है। उसके बाद फिर है कि कंपनी कभी कभी क्या करती है कि जितने के शेयर्स होते हैं उससे अधिक हाई रेट पे शेयर्स को इशू करती है। जितने का एक शेयर है उससे अधिक मूल्य पे, जिसको कि हम लोग कहते हैं कि कंपनी ने शेयर्स को प्रीमियम पे इशू किया है। कुछ कुछ कंडीशंस ऐसे भी होते हैं। तो अगर प्रीमियम पे इशू करेगी, यानी कि 100 रुपीज़ का शेयर है, अगर कंपनी ने उसको 100 के बदले 110 रुपीज़ में इशू किया है, इसका मतलब यह है कि कंपनी ने शेयर्स को प्रीमियम पे इशू किया है। प्रीमियम पे कंपनी इशू कर सकती है और फिक्स रेट पे भी कर सकती है कंपनी, दोनों ही कंडीशंस है। तो प्रीमियम पे इशू करने के लिए उसके भी बस जनरल में थोड़े से चेंजेस हो जाते हैं। कंपनी प्रीमियम पे करती है तो एप्लीकेशन अमाउंट शो करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन अमाउंट, और उसके साथ साथ अगर जो प्रीमियम है, एप्लीकेशन के साथ जनरली प्रीमियम नहीं लिया जाता। प्रीमियम की राशि कंपनी कब लेती है, या तो अलॉटमेंट पे लेगी, फर्स्ट कॉल पे लेगी, सेकेंड कॉल पे लेगी। तो जिस टाइम कंपनी अलॉटमेंट के या प्रीमियम अलॉटमेंट के टाइम अगर कंपनी ने प्रीमियम की राशि ली है, प्रीमियम का अमाउंट मांगा है, तो अलॉटमेंट के साथ साथ उसको सेपरेटली दिखाएंगे कि ये प्रीमियम का अमाउंट है, और उसको कंपनी के शेयर्स कैपिटल अकाउंट में न डाल के उसको कंपनी के प्रीमियम के लिए जो रिजर्व बना है, प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, उसमें उसको ट्रांसफर किया जाता है। जो प्रीमियम का अमाउंट होता है उसको बिल्कुल अलग रखते हैं, उसको शेयर्स के साथ उसको मिक्स नहीं करके रखते हैं।
आई थिंक कि मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको इस छोटे से वीडियो में आपको इस चैप्टर का जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो चीज़ें आपको दे सकूँ वो देने की कोशिश कर रही हूँ। अब चलते हैं, थोड़ा सा बैलेंस शीट भी समझ लेते हैं और एक एक टॉपिक को अलग अलग देखने के लिए आप हर एक टॉपिक को अलग अलग से भी देख सकते हैं। मेरे चैनल पे आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। स्टूडेंट्स, अगर कुछ कंडीशंस ऐसे भी हो जाते हैं कभी कभी कि कंपनी ने फर्स्ट कॉल कंपनी को ने शेयर इशू कर दिया, ठीक है, उसके बाद फर्स्ट कॉल मांगा, मिल गया। सेकंड कॉल के टाइम पे कुछ लोगों ने वही पेमेंट किया और कुछ लोगों ने पेमेंट नहीं किया, या ऐसा हो सकता है कि कंपनी के पास 10,000 शेयर थे, कंपनी ने शेयर इशू कर दिया, इशू एप्लीकेशन का पैसा आ गया, अलॉटमेंट का पैसा आ गया। फर्स्ट कॉल के टाइम में 100 ऐसे लोग थे जिन्हें लगा कि भाई अब ये कंपनी में मजा नहीं है, अब इसमें पैसे नहीं लगाने, उन लोगों ने फर्स्ट कॉल का अमाउंट नहीं दिया। तो ऐसी कंडीशंस में कंपनी कभी कभी क्या करती है कि उनको इन्फॉर्मेशन देती है कि भाई आप का फर्स्ट कॉल का इतना अमाउंट ड्यू है, इसको आप सबमिट कर दो। 1 टाइम्स 2 टाइम्स देगी, फिर 3rd टाइम बताएगी कि अगर आपने नहीं किया तो भाई अब आपके शेयर्स क्या कर लिए जाएंगे, हरण कर लिए जाएंगे, यानी कि कंपनी के द्वारा उसको जब्त कर लिया जाएगा, फॉरफिटेड शेयर हो जाएंगे। और फिर उसके बाद कंपनी उनको बाद में अपने अकॉर्डिंग बाद में री इशू कर सकती है, या कंपनी को नहीं लगेगा तो उसको नहीं भी करेगी, वो उसके रिजर्व में पड़े रहेंगे। तो ये कई सारे कंडीशंस हैं। चैप्टर बड़ा लेंदी है, मैं चाहती रही हूँ कि एक वीडियो में इसको जितना ज़्यादा हो सके शॉर्ट में आपको ले आऊँ, ताकि आपको चैप्टर को रिवाइज करने में आसानी हो। बट जितना पॉसिबल होगा एक वीडियो में उतना ही कर पाएंगे स्टूडेंट्स। और आप अंशों का हरण के लिए आप दूसरा वीडियो देख लेना मेरा यहाँ, उसमें सिर्फ अंशों के हरण के बारे में बताया गया है, यानी कि फॉरफिटेड शेयर्स क्या होते हैं उसके बारे में बताया गया है। अब मैं आपको जो कंपनी का जो बैलेंस शीट होता है वो बता देती हूँ। वैसे तो कंपनी के बैलेंस शीट में बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं, बट यहाँ पे मैंने सिर्फ इशू ऑफ शेयर से रिलेटेड जो बैलेंस शीट में जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो जो चीजें चाहिए, सिर्फ उसी को लिया है, क्योंकि हम लोग इशू ऑफ शेयर्स कर रहे हैं। तो उसी से रिलेटेड जितना जो क्वेश्चंस हमारे रहेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, बस उतना ही मैंने बैलेंस शीट में आपको बताया है। देखिए, बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो यहाँ बैलेंस शीट में 2 चीजें होती हैं, भाई लायबिलिटी और असेट्स, ये बैलेंस होने चाहिए, जो कि रियल लाइफ में जल्दी बैलेंस मिलते नहीं है। बट यहाँ पे कंपनी का जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो इसमें हमको उसको बैलेंस करके दिखाना है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज मेन है। इक्विटीज लायबिलिटीज में यानी कि कंपनी की जो लायबिलिटी है वो क्या है, जो उसके शेयर होल्डर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स से कंपनी के पास जो फंड आया है वो कंपनी की लायबिलिटी हो जाती है। इसमें जो मैंने फर्स्ट नंबर पे लिखा है शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स से जो उसको फंड मिल रहे हैं, जो उसके शेयर की जो कि शेयर होल्डर्स से जो फंड आते हैं, बाद में उसको हम लोग शेयर कैपिटल में जो जनरल में ट्रांसफर कर रहे थे, उसमें ऑथराइज्ड कैपिटल, इस ऑथराइज्ड कैपिटल यानी कि कंपनी का जो टोटल उसका जो होल कैपिटल है, जितना मतलब जिसको शेयर्स में डिवाइड किया, वो ऑथराइज्ड कैपिटल होता है। जैसे ईच शेयर 100 रुपीज, मान लीजिए सपोज कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए हैं, एक शेयर कंपनी का 100 रुपए का है, तो टोटल कंपनी ने 10 लाख का शेयर इशू किया है। और इस ऑथराइज्ड कैपिटल के अंतर्गत, इस ऑथराइज्ड कैपिटल में इशूड, सब्सक्राइब, पेड अप कैपिटल सब आ जाते हैं, ठीक है। मीन्स कंपनी के जो इशू पे जो ऐसे अमाउंट जो कि उसको एक्चुअली रिसीव हुए हैं, उसी को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। अगर किसी शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट का या फर्स्ट कॉल का अमाउंट नहीं पे किया है तो उसको यहाँ पे हम लोग शो अभी नहीं करेंगे। यहाँ पे यहाँ ऑथराइज कैपिटल में तो पूरा टोटल दिखाएंगे, बट फिर उसको बाद में उसको अलग से यहाँ फॉरफिटेड सरप्लस में अगर ऐसा कुछ है तो उसको दिखाएंगे। अदरवाइज यहाँ एक्चुअल में जो रिसीव होता है सिर्फ उसी अमाउंट को यहाँ पे हम लोग शो करेंगे, जो भी शेयर कैपिटल में एक्चुअली रिसीव हो रहा है अमाउंट। अगर इन केस किसी शेयर होल्डर ने कंपनी के कॉल्स का या अलॉटमेंट का अमाउंट नहीं सबमिट किया है, कंपनी ने उसको वार्निंग किया 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स, फिर भी कंपनी को पैसे नहीं मिले, फिर कंपनी लास्ट में क्या करती है, उनके जो शेयर्स होते हैं उनको फॉरफिटेड कर लेती है, यानी अंशों का हरण कर लेती है। अंशों का हरण करने का अर्थ क्या हुआ, यानी कि कंपनी अब उनके शेयर्स को जब्त कर लेती है। अब कंपनी उनको शेयर्स रिटर्न, शेयर्स का जो भी डिविडेंड होता उनको नहीं देने वाली है, क्योंकि उन लोगों ने कंपनी से 2-3 टाइम्स वार्निंग के बाद भी जो उसका ड्यू अमाउंट था वो नहीं पे किया, तो अब वो डिविडेंड के हकदार नहीं होंगे, लाभांश के हकदार नहीं होंगे।
वो तो बात की बात है। यहाँ हम लोग बैलेंस शीट पे देखेंगे, मीन्स कि जो ऑथराइज्ड कैपिटल का जो अमाउंट है उसको लिखेंगे, और उसके बाद रिजर्व सरप्लस में अगर कुछ फॉरफिटेड शेयर्स हैं तो उनको लिखेंगे, और असेट्स में जो हमारे जो कि शेयर्स के जो अमाउंट रिसीव हुए हैं एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल्स पे, ये सारे कंपनी के कैश अकाउंट में, बैंक अकाउंट में होते हैं, जिसको कि हम लोग करंट असेट्स कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग करंट असेट्स आ जाएंगे और दोनों हमारे लायबिलिटीज और असेट्स बराबर हो जाएंगे, क्योंकि जितने भी एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल के जो भी अमाउंट रिसीव हो रहे थे, हम लोगों ने जनरल में किया है, देखा है कि उन सबको फिर हम लोग बैंक अकाउंट में ही आ रहे थे, बैंक में ट्रांसफर होते जा रहे थे। तो वही तो आपका असेट्स है, जो शेयर से जो एप्लीकेशन से लेके आपके लास्ट कॉल तक, फाइनल कॉल तक जितना रिसीव हुआ है वो सब आपकी कंपनी की क्या हो गए, असेट्स हो गए। और कंपनी की जो लायबिलिटी जो शेयर होल्डर्स ने दिया, वो कंपनी की जो शेयर होल्डर से जो कंपनी को रिसीव हुआ है शेयर होल्डर्स कैपिटल, वो कंपनी को पे करना है। मतलब मीन्स कि शेयर होल्डर्स जो है उनको डिविडेंड देना होता है, तो इसलिए वो शेयर होल्डर्स जो होते हैं, शेयर होल्डर कैपिटल जो होता है वो कंपनी की लायबिलिटी होता है, और असेट्स उसके जो कैश उसके पास होता है, जो बैंक में होता है, वो उसके असेट्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने कोशिश तो किया है कि आपको इस छोटे से वीडियो में पूरा ये चैप्टर जो है इशू ऑफ शेयर्स का, जो इसके मेन पॉइंट्स हैं वो आपको कवर करने का मैंने कोशिश किया है। अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स में, और आगे का देखने के लिए आप मेरे वीडियो पे बने रहिए। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी टॉपिक में कुछ डाउट है, कोई पॉइंट्स क्लियर नहीं हुआ है, तो उसके लिए आप मुझे मैसेज करिए। मैं कोशिश करूंगी कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसका सलूशन निकालूं, और जल्दी ही इसी चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट आपको मिलेगा, जिसमें मैं कोशिश करूंगी कि और जो आगे के जो टॉपिक्स इस चैप्टर के रह गए हैं उनको कवर करके आऊं, ताकि आपको पूरा होल इशू ऑफ चैप्टर का जो टॉपिक है वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। उसके बाद फिर हम लोग डिवेंचर पे मिलेंगे।